बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड की एक शिक है, एक सेक्शन है उसका 298, जो कि डील करता है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई है बेसिकली बेयर एक्ट को सामने रखते हुए, ये आपके सामने मौजूद है इसका टेक्स्ट। तो इसको हम एक एक चीज को पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं और इसको किस तरह से देखा जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी लैंग्वेज ऑफ लॉ में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। 292 पाकिस्तान पिनल कोड, मजमूए तजीरत पाकिस्तान इसको हम कहते हैं। और ये 1860 का है, यानी कि वही अंग्रेजों के पुराने कवानीन की तरह से ये भी उन्हीं में से एक कानून है। मजमुआ ताजीरात पाकिस्तान या पाकिस्तान पिनल कोड इसे क्यों कहा जाता है? पिनल जो है उसका मतलब होता है सजा देना, ताजीर का मतलब भी यही होता है। तो हमारा ये एक ऐसा कोड है कि जिसके अंदर तकरीबन जितने भी ऑफेंसेस हैं उसके एलिमेंट्स, यानी कि उसकी नेचर क्या है और उसकी सजाएं क्या हैं, वो बताया गया है। जबकि अगर हमने ये देखना है कि ये ऑफेंसेस को डील किस तरह से किया जाता है, कौन सी कोर्ट्स इसकी कॉम्पिटेंट कोर्ट्स हैं, क्या सारा सिलसिला कार है, तो फिर उसके लिए हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या वर्ड शामिल है, क्योंकि इसका एक एक लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से अगर कोई मुल्जिम आता है और वो ये चीज कहे कि भाई मैंने तो ये किया नहीं था, तो मैं इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं हूँ, इसलिए मेरे पे ऊपर तो ये ऑफेंस नहीं बनती। लेकिन जब आपने इसको सही तरीके से पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा कि किसी का खिदमतगार बनना या उसका सहूलतकार होना किस मानी में आता है। तो चलें इसे रीड आउट करते हैं। 292 हमारा सेक्शन है पाकिस्तान पिनल कोड का। ये बात करता है सेल ईटीसीओ और ईटीसी ऑफ ऑब्सcene बुक्स ईटीसी। ऑब्सcene से मुराद क्या है? ऑब्सcene जो है ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑब्सcene का वर्ड ऐसी चीजों के बारे में यूज होता है जो कि वल्गैरिटी पर मुश्तमिल होती है, जिसके अंदर सिडिशन का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर न्यूडिटी का कॉन्सेप्ट होता है, सेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, और जिसे हम ये कह सकते हैं कि नाजेबा हो सकती हैं, माशरे के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं, फिजिकली तौर पे भी, खासकर मेंटली तौर पे। इसके अंदर ऑब्ससीन जो है वो लिटरेचर की काइंड्स भी हो सकती हैं, ऐसी बुक्स भी हो सकती हैं, पम्फलेट्स भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह की एग्जीबिशंस भी हो सकती हैं। तो ये किसी तौर भी जो है ये किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो किसी तौर भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर हमारे सबसे पहले आती है क्लॉज ए। वो क्या कहती है? whoever sells, lets to hire, distributes publicly, exhibits, or in any manner puts into circulation or for purposes of sale, hire, distribution, public exhibition or circulation, makes, produces or has in his possession any obscene book, pamphlet, paper, drawing, painting, representation or figure or any other obscene object whatsoever। अब यहाँ पर देखें कितने वर्ड्स हमें मिलते हैं और क्या क्या इसके अंदर एक्सप्रेशन शामिल हैं। सबसे पहले क्या? हु एवर सेल्स, कोई सेल करता है उस चीज को। लेट्स टू हायर, या खुद नहीं करता लेकिन किसी को हायर करता है इस मकसद के लिए कि वो आगे सेल आउट करे। या वो ऐसा शख्स है जिसका ना तो सेल आउट करने से कोई वास्ता है, ना वो उसके ऑन बिहाफ वर्क कर रहा है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है या नुमाइश की जाती है। एक चीज होगी। अब यहाँ पे कितनी चीजें हमें मिलती हैं? सेल करना, लेट्स टू हायर, डिस्ट्रीब्यूट करना, पब्लिकली एग्जिबिट करना, फिर कोई भी ऐसा तरीकाकार, कोई सर्कुलेशन का मोटिव है कि आप सर्कुलेशन करने के लिए
उसको सेल करने करते हैं, उसको किसी पर्सन को हायर करते हैं, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन उस ऑब्ससीन चीज की कर रहे हैं, कोई एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसकी सर्कुलेशन कर रहे हैं, या फिर आप इन चीजों में मुलव्वस नहीं है लेकिन आप प्रोड्यूस करते हैं उसे। आप कोई ऐसे पेंटर हैं जो कि ऑब्ससीन पेंटिंग बनाते हैं, आपको ऐसे पम्फलेट्स शाया करते हैं, आप बुक्स के अंदर ऐसा मवाद ऐड करते हैं, ठीक है, ड्राइंग आप कुछ इस तरह की कर रहे हैं जिसके अंदर इस तरह का इम्पैक्ट मौजूद है, या कोई रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा फिगर आउट किसी चीज को करना है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। सबसे पहला जो हमारी क्लॉज है उसके अंदर ये चीजें शामिल थी। अब दूसरी क्लॉज हमारी आ गई क्या, imports, exports or conveys any obscene object for any of the purposes aforesaid। अब ना सिर्फ आप उसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर वर्क करते हैं, अगर उसे आगे नेक्स्ट कन्वे करते हैं, और वो मकसद क्या है, ऊपर वाले मकासद हैं। फॉर नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट सच ऑब्जेक्ट विल बी सोल्ड, let to hire distributed or publicly exhibited or in any manner put into circulation। अब ये देखें क्या मामला यहाँ तक नहीं है, आपको 100% इस चीज का नॉलेज है, आपका जो है वो इनोसेंस इसके अंदर शामिल नहीं है। इंपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला और कन्वे करने वाला भी गिल्टी माइंड का है, उसकी इनोसेंसी नहीं है कि जिस तरह से किसी शख्स ने कोई बकेट पकड़ाया और कहा कि तुम सेल आउट कर दो, या इसको इंपोर्ट कर दो या एक्सपोर्ट कर दो, तो वो कहे कि जी ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं इसमें क्या है, तो गिल्टी माइंड उस शख्स का भी है आगे। फिर क्लॉज सी, टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस इन द कोर्स ऑफ विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव। अब आप ये देखें कि ना सिर्फ इस एक्टिविटी में शामिल होना, बल्कि वो क्या करता है कि 100% इससे जो मकासद हासिल हो रहे हैं उसके अंदर भी इन्वॉल्व है। एक शख्स जिसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं, ना तो वो हायर हुआ, ना वो सेल करता है, लेकिन उससे जो हासिल होने वाला प्रॉफिट है, उससे जो हासिल होने वाली रकम है, वो हासिल करता है, उससे वो उसका बेनिफिशियरी है, तो वो भी इसमें पकड़ा जाएगा। अब इसको एक बार दोबारा रीड करते हैं। क्लॉज सी है हमारी, टेक्स पार्ट इन or receives profits from any business in the course of which he knows, जानता है, और हैज रीजन टू बिलीव। अब ये दोनों एक्सप्रेशन ही हमारे जितनी भी हमारी बुक है उसके अंदर है। इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, इंटेंट टू, ठीक है, कि किसी चीज का होना, और फिर प्रेपरेशन ऑफ माइंड मैटर्स अ लॉट, ठीक है। बिलीव दैट एनी सच ऑब्सीन ऑब्जेक्ट आर फॉर एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ और सेड, यानी कि जो हम ऊपर बयान कर चुके हैं, जिसके अंदर खुद सेल करना, किसी को हायर करके सेल आउट करवाना, उसको एग्जीबिशन करना, सर्कुलेशन करना, उसकी पब्लिकेशन करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सारे एक्सप्रेशन इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। मेड, प्रोड्यूस, परचेज्ड, केप्ट, इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड, कन्वेड, पब्लिकली एग्जिबिटेड और इन एनी मैनर पुट इनटू सर्कुलेशन। अब ये देखें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो गंदी चीजें होती है ना, जो वल्गैरिटी पर बेस्ड करती हैं, अब ये देखें चाहे वो नेट पर मबनी हो या चाहे वो इन शेप ऑफ पम्फलेट हो, उनकी मांग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि जो शैतानी लोग होते हैं ये इंसान के एक इंस्टिंक्ट को जो है वो हिट कर रहे होते हैं, और इंसान जो है वो अपनी तन्हाई में इस तरह की चीजें अक्सर देखने पे मादा होता है, तो उनको इंसान की इस इंस्टिंक्ट का बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए ये इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी रुक नहीं सकती, ये होती रहती है। ये एक तरह का एडिक्शन है, जिस तरह से नशे की एडिक्शन होती है, जिस तरह की बाकी चीजों की एडिक्शन होती है, वल्गैरिटी भी एक एडिक्शन है। और जो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, इसको एक्सप्लॉइट करने के साथ साथ एक्सप्लोर करते हैं, तो वो इसको साथ रखते हैं लोगों को हिट करने के लिए, उनकी इंटेंशन को हिट करने के लिए। क्लॉज डी, एडवर्टाइजेस और मेक्स known by any means whatsoever that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offense under this section, or that any such obscene object can be produced from or through any person। अब देखें ये बात कहाँ तक जाती है, पब्लिकेशन करने वाले, बनाने वाले, सर्कुलेट करने वाले,
उससे बेनिफिशियरी बनने वाले, उससे कुछ गेट करने वाले, प्रॉफिट हासिल करने वाले भी इसके अंदर बकायदा तौर पर इन्वॉल्व है। उन्होंने ये नहीं कह दिया कि सिर्फ बनाने वाले, मजीद उसको एडवर्टाइज करने वाले, फिर उसके अंदर अपनी एंगेजमेंट शो करने वाले, सारे के सारे लोग अंदर शामिल हैं। क्लॉज ई, ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू डू एनी एक्ट विच इज एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अब ये एक पूरी मार्केटिंग अप्रोच है। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग आगे डिलीवर करते हैं, कुछ लोग मजीद लोगों को एंगेज करते हैं। ये जो हमारी चारों क्लॉजेज हैं, इन्होंने बड़े अच्छे से सारे एक्सप्रेशन हमें डील कर दिए कि इन एक्टिविटीज में से कोई भी किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, वो इसी के अंडर आ रहा है। कोई ये नहीं कह सकता भाई मैं कौन सा बनाता हूँ, मैं तो इसको सिर्फ एडवर्टाइज कर रहा था, भाई मैं कौन सा हूँ, मैंने तो इसके कहने पे इस बंदे से बात की थी। ऐसे कोई उजर नहीं है। अगर सही तरीके से इन चीजों पर अमल दरामद करवाया जाए तो एक एक एक्सप्रेशन हमें ये चीज बता रहा है कि ये चीज होनी ही नहीं चाहिए। शैल बी पनिश्ड। अब जरा ऑफेंस सुन लें, ऑफेंस की सॉरी सजा सुन लें कि क्या मिल रही है। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म बीच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स और विद फाइन और विद बोथ। अब कहने का मकसद ये आता है कि ये जो पनिशमेंट बताई गई है उस पर्सन के लिए जो कि अभी शुरू हुआ ही है, ठीक है, गंदगी में ऐड हुआ है, तो आदतन वैसा नहीं है तो उसके लिए काफी है। लेकिन अगर कोई शख्स हैप्चुअल है और वे समझता है कि 3 महीने की आराम से सजा काटता हूँ उसके बाद फिर शुरू, क्या फर्क पड़ता है, तो उसके लिए सजा बहुत कम है। कहने का मकसद ये है कि वल्गैरिटी, न्यूडिटी, ऑब्ससीन थिंग जो है वो चीजें इस तरह से हमारी सोसाइटी को खराब करती हैं कि ना सिर्फ मेंटली तौर पर, सबसे पहले इनका टारगेट होता है इंसान का दिमाग, इंसान की साइकी, इंसान की मेंटल अप्रोच। और जब किसी दिमाग में वल्गैरिटी, न्यूडिटी आ गई तो वो नेक्स्ट भी वही काम करेगा और उसमें कतराएगा नहीं, और उसमें हर चीज में उसे वही चीज नजर आएगी। तो ये इनका हिटिंग पॉइंट होता है। इस लिहाज से ये इसकी सजा बढ़ानी चाहिए ताकि लोग स्टार्टिंग में उस चीज में खामोशी इख्तियार करें और इस चीज से दूर रहें। अब ये जो चीजें बताई गई हैं उस दौर की, 1860 60 की, उस टाइम के दौर की, तो वहां तब इतनी आ, मतलब ये समझ लें कि तरक्की नहीं हुई थी। अब तो हर कंटेंट के अंदर जब तक वल्गैरिटी ऐड ना हो वो कंटेंट ही नहीं बनता। तो कहने का मकसद ये है कि ना सिर्फ हमारा मजहब बल्कि कोई चीज भी, एक तहजीब याफ्ता मुल्क की तहजीब किसी किस्म की जो डिसेंसी है वो इस चीज को एग्री नहीं करती कि आप इस तरह के कंटेंट्स ऐड करें, इस तरह की बुक्स, इस तरह के पंफलेट्स, इस तरह की पब्लिकेशन सामने लेकर आए कि जिससे मकसद ही इसका ये हो कि लोगों के दिमाग में जो है वो इंतशार पैदा करना, उनको इखलाकी इकदार को इंतशार का शिकार करना। अच्छा, अब इस की एक्सेप्शन आती है, इसके अंदर क्या क्या शामिल है। दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी बुक, pamphlet, राइटिंग, ड्राइंग और पेंटिंग केप्ट और यूज्ड बोनाफाइड। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे मेन एलिमेंट जो एक्सेप्शन में आता है वो वर्ड है बोनाफाइड। यानी कि बोनाफाइड का मतलब ये है कि आपकी इंटेंशन ठीक थी, आपकी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी, आप गिल्टी माइंड नहीं थे। फॉर रिलीजियस पर्पसेस, पर्पस कौन सा, रिलीजियस पर्पसेस और एनी प्रेजेंटेशन, स्कल्पचर्ड, engraved, painted or otherwise represented or in any temple or on any car used for the conveyance of idols or kept or used for any religious purposes। तो ये हमारा सेक्शन था 292। अब इसके बारे में थोड़ा प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी इस सिलसिले में। वो आता है कि इसके अंदर प्रोसीजर हमारा कौन सा अडॉप्ट होता है। तो जहां तक हम प्रोसीजर की बात करें तो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जो हम सेक्शन पढ़ते हैं 99, ठीक है, सर्च वारंट से डील करता है वो। तो उसके आगे कई एग्जाम है, उसके अंदर 99A आ जाता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है। तो सर्च वारंट से वो डील करता है। और जब इस तरह का मवाद पाया जाए तो वहां पर प्रोसीजरल अगर हम सेंस यूज करें तो सर्च वारंट का हुक्मनामा जारी होता है, जो होता है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की तरफ से। और सर्च वारंट के लिए
जो है कह दिया जाता है, जब ये पता चले कि वहां पर जो है वो ऐसा मौज मौजूद है जो ऑब्ससीन कंटेंट पर मुश्तमिल है, जो कि पब्लिकेशन है, जो कि पंफलेट है, जो कि पेंटिंग है, जो कि यानी कि किसी ने इस तरह का मवाद लेके रखा हुआ है, किसी ने कॉन्ट्रफिटिंग की हुई है डॉक्यूमेंट्स की, कोई कॉन्ट्रफिटिंग करता है स्टैम्प्स की। तो ये चीजें आप ये समझ लें कि इस तरह की पब्लिकेशन जहां पर मवाद मिलता है वहां पर सर्च वारंट का हुक्म जारी होता है। तो जब आप हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आते हैं, वहां पर बकायदा तौर पर इस सेक्शन का हमारा जिक्र है कि 292, 293, 4 नेक्स्ट आगे भी इसी की जो है वो डिफरेंट काइंड्स हैं, वो भी हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो वो हमारा प्रोसीजर इसमें बनता है। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।